हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी सुधर्म्स लर्निंग से एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है समास। समास न केवल आपको हाई स्कूल में पूछा जाने वाला व्याकरण का एक प्रमुख मुद्दा है, बल्कि आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उन सभी में समास पर प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। यदि आपने इसे एक बार बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से समझ लिया, तब परीक्षा कोई भी हो, आप उसमें पूरे अंक निश्चित रूप से लेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं समास इस मुद्दे को। इस वीडियो के अंतर्गत हम समास का अर्थ जानेंगे, समास का प्रयोग क्यों किया जाता है ये समझेंगे। साथ ही हम समास का अर्थ क्या है, समास की परिभाषा क्या है, उसके प्रमुख भेद उदाहरण के साथ समझेंगे और हम देखेंगे कि बोर्ड के परीक्षाओं में समास पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, और वो भी सबसे आसान ट्रिक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, जो कि आधारित है समास पर। सबसे पहले हम समास शब्द का अर्थ जान लेते हैं। समास शब्द का अर्थ है शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या कई शब्दों को मिलाकर एक छोटा नया शब्द बनाना या शब्दों का संक्षेपीकरण। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर उनका अर्थ बदले बिना एक नया शब्द बनाया जाता है, तो शब्दों को इस तरह संक्षिप्त या छोटा करके नया शब्द बनाने की विधि को ही समास कहते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम समास के अंतर्गत एक नया सार्थक शब्द बनाएं, तब उन शब्दों का अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदलना है, केवल उन्हें संक्षिप्त रूप देना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्याकरण के दो मुद्दों में, संधि और समास में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए उन प्रश्नों को हल करते हुए बच्चे गलत उत्तर लिख बैठते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि संधि में दो शब्दों को जोड़ा जाता है और शब्द तैयार किया जाता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों को, उनके विस्तार को कम किया जाता है और एक नया शब्द तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें शब्द जो तैयार होता है उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदलता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार समास का शाब्दिक अर्थ समझ लें और समास की परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त या छोटा रूप। वहीं समास को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम समास क्यों पढ़ें, समास के प्रयोग की क्या आवश्यकता है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि व्याकरण में कुछ भी निरर्थक नहीं होता। समासिक शब्दों के माध्यम से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और भाषा को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाया जा सकता है, इसलिए समास का प्रयोग किया जाता है। अतः हिंदी भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करके भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। समास अर्थात वर्णों नहीं, बल्कि शब्दों को संक्षिप्त या छोटा करना। ये हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि हम संधि और समास को अलग अलग मुद्दों के रूप में जान सकें। जैसे हवन के लिए सामग्री
इसका संक्षिप्त रूप है हवन सामग्री। दूसरा उदाहरण है नियम के अनुसार, इसका संक्षिप्त रूप है नियमानुसार। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, एक दंत है जिसके वह अर्थात गणेश, इसका संक्षिप्त सामासिक रूप है एक दंताय। इसी तरह अनेक शब्द हैं जो कि किसी न किसी बड़े शब्द समूह का सामासिक रूप है। बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि समास रचना को समझने की ट्रिक क्या है, यानी हम कैसे समझें कि यह समास इस प्रश्न के अंतर्गत आता है या समास इस विषय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहली बात है कि समास की रचना यानी कि निर्माण में दो या दो से अधिक पदों का होना अनिवार्य होता है। दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ होना भी आवश्यक है और इस प्रकार बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। अब समास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश भी हमें ध्यान में रखना होगा। वह यह है कि समास को ही समस्त पद भी कहते हैं। आप इस बात पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि समास क्या है और समस्त पद क्या है, क्योंकि समास को ही समस्त पद भी कहा जाता है। समास या समस्त पद बनाते समय दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों, अन्य शब्द या योजक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि वे गायब हो जाते हैं। अर्थात इन्हें हटाकर शब्दों को संक्षिप्त या छोटा कर दिया जाता है। अब विभक्तियों एवं योजक शब्दों के लुप्त होने के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। इसे इस टेबल के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला जो कॉलम है वो है शब्द का, दूसरा है समास या समस्त पद का, और फिर लुप्त क्या हुआ, यानी विभक्तियाँ लुप्त हुई, अन्य शब्द लुप्त हुए या योजक चिन्ह लुप्त हुए, वो यहाँ पर टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। पहला उदाहरण जो है वो हम लेते हैं राजा की कन्या। राजा की कन्या का समस्त पद या समास बनता है राजकन्या। अब इसमें से लुप्त क्या हुआ, राजा की कन्या में से की विभक्ति लुप्त हुई। दूसरा उदाहरण माता और पिता, इसका समस्त पद है माता पिता। लुप्त क्या हुआ, तो माता और पिता में से और योजक शब्द लुप्त हो जाता है समास बनाते समय। तीसरा उदाहरण है कमल के समान नयन, इसका समस्त पद या समास बना कमल नयन। तब समास बनाते समय लुप्त क्या हुआ, के समान। तो इस रूप में जब हम इस उदाहरण को समझेंगे कि इसमें से विभक्ति, योजक शब्द और इसके साथ ही साथ के समान या उसके योजक चिन्ह लुप्त हो रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि समास निर्माण में बीच की विभक्ति, योजक शब्द ये किस तरह से हटा दिए जाते हैं और उनका समस्त रूप यानी कि संक्षिप्त रूप कैसे बनाया जाता है। अब हम समास के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम समास का प्रश्न हल करते हैं या हम समास पढ़ते हैं, तब हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द बार बार आते हैं जिनका अर्थ समझे बिना हम समास को नहीं समझ सकते। वे शब्द कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला शब्द है समास, सामासिक शब्द या समस्त पद। दूसरा है समास विग्रह। तीसरा है पूर्व पद और चौथा है उत्तर पद। तो हम इन शब्दों का अर्थ भी समझ लेते हैं। समास, सामासिक शब्द या समस्त पद का अर्थ होता है समास विधि से बनाया हुआ नवीन शब्द।
यानी जब हम अनेक शब्दों को संक्षिप्त रूप देते हुए एक छोटा सा शब्द बनाते हैं जिसे हम समास कहते हैं, वही समस्त पद भी कहलाता है और समासिक शब्द भी कहलाता है। दूसरा है समास विग्रह। अब समास निर्माण जब हम करते हैं तो उसी का विपरीत शब्द है समास विग्रह, यानी कि समास को या समस्त पद को उसके पूर्ववत विस्तृत रूप में लाना, इसी को समास विग्रह कहते हैं। तीसरा शब्द है पूर्व पद। पूर्व हमने इतिहास में पढ़ा है बच्चों, पूर्व काल और उत्तर काल। तो पूर्व पद यानी कि पहला या प्रथम पद, उत्तर पद यानी दूसरा या द्वितीय पद। तो समास निर्माण जब हम करते हैं या समासिक पद जब हम बनाते हैं तो उसमें जो पहला शब्द है उसे पूर्व पद कहा जाता है और बाद का जो शब्द है उसे उत्तर पद कहा जाता है। अब समास के इन प्रमुख शब्दों या तत्वों को हम परिभाषा एवं उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समस्त पद की। समस्त पद का अर्थ है समास विधि से बनाया हुआ नया शब्द। उदाहरण के लिए हम शब्द लेते हैं विद्या के लिए आलय। इससे बनाया गया नया संक्षिप्त शब्द होता है विद्यालय। विद्यालय यह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। दूसरा शब्द है समास विग्रह। समास विग्रह का अर्थ है समस्त पद का विस्तृत रूप या पूर्ववत रूप, यानी कि वो जैसे पहले था समास बनाने के पहले उसी रूप में उसे वापस लाना। अब पहले उदाहरण को ही हम ले लेते हैं। विद्यालय इस समस्त पद को पुनः उसके पूर्व रूप या विस्तृत रूप में लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यालय, इसे हम उसके पूर्व रूप में कैसे बदलेंगे? विद्या के लिए आलय, यही उसका विग्रह रूप है। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है पूर्व पद। पूर्व पद का अर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सामासिक शब्द का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। उदाहरण के लिए राजकन्या, इस सामासिक पद में शब्द में राज यह पूर्व पद है। चौथा जो मुख्य शब्द है वह है उत्तर पद। उत्तर पद का अर्थ है सामासिक शब्द का दूसरा पद। उदाहरण के तौर पर राजकन्या, इसी शब्द को हम फिर से लेते हैं तो पहले में राज ये पूर्व पद था, तो यहाँ हम उत्तर पद की बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरा पद क्या है? कन्या, तो कन्या ही उत्तर पद है। समास के महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी लेने के बाद हम बात करेंगे समास के भेद यानी उसके प्रकार की। बच्चों ध्यान रखिए कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद होते हैं, ये आप पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर आपको संख्या में कोई भी भूल हो तो आप ध्यान में रखिए कि क्रिकेट में सिक्सर लगाया जाता है, अधिक रन उसी से बनते हैं। तो सिक्सर यहाँ भी है, यानी कि 6 भेद हैं समास के। ये भेद कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां कर्मधारय समास। अब कई बार बच्चे समास को जान तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, विग्रह करना भी आ जाता है, समस्त पद भी बनाना आ जाता है, लेकिन इन सभी 6 नामों को याद करना बच्चों को बड़ा जटिल लगता है और इसी की वजह से समास का उत्तर गलत भी हो जाता है। तो मैं आपको समास के 6 भेदों के नाम को याद रखने का एक आसान सा सूत्र देती हूँ, जो कि 2 पंक्तियों का है। इसे आप रट लीजिए तो आप समास के सभी नाम अच्छे से याद रख पाएंगे और फिर उसे आजीवन नहीं भूलेंगे। यह सूत्र है
अव्यय है तत्पुरुष, द्विगु कर्म करो, द्वंद्व न करो तुम बहुब्रीहि। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये जो समास के 6 भेद हैं, इसे हमने 6 सर्कल में आपके सामने रखा है, जिसमें पहला जो हमें सर्कल किया हुआ शब्द दिखाई दे रहा है वो है अव्यय। इस तरह से पहला समास है अव्यय, अव्ययी भाव समास जिसे आप कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास। तीसरा जो सर्कल किया हुआ शब्द है वो है द्विगु, तो द्विगु समास हमारा तीसरा समास है। चौथा शब्द है कर्म, कर्म यानी कर्मधारय समास। पांचवा शब्द है द्वंद्व, द्वंद्व यानी द्वंद्व समास। और छठा तथा अंतिम शब्द है बहुब्रीहि अर्थात बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से अव्यय है तत्पुरुष, द्विगु कर्म करो, द्वंद्व न करो तुम बहुब्रीहि, यह 2 पंक्तियां अगर आप रट लेंगे तो आपको समास के सभी भेदों के नाम अच्छी तरह से ध्यान में रहेंगे। अब हमने जो सूत्र की पंक्ति पढ़ी उस आधार पर हम फिर दोहरा लेते हैं कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। बच्चों, इस वीडियो में हमने समास के बारे में बहुत ही बारीकी से सारी बातें समझी। हमने समास का अर्थ जाना, व्याकरण के अंतर्गत समास को क्यों पढ़ना चाहिए ये भी समझा। इसके अलावा समास करते समय किन महत्वपूर्ण शब्दों को याद रखना है ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके अलावा समास के जो प्रमुख 6 भेद हैं उन 6 भेदों को बहुत ही आसान तरीके से याद करने का यानी ट्रिक के द्वारा याद करने का सूत्र भी हमने कंठस्थ कर लिया है। समास के अगले वीडियो में यानी समास पार्ट 2, इस वीडियो में हम समास के प्रमुख 6 भेदों के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे कि उन्हें कैसे हल करना चाहिए, उन्हें समझने की कौन सी बारीकी है ये भी हम ध्यान में रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समास का पार्ट 1 यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और समास का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। समास के पार्ट 2 वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी। इसी वादे के साथ डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आपसे विदा लेती है। धन्यवाद।